आज हम बात करने वाले हैं जेरूसलम के बारे में। दोस्तों, धर्म या रिलीजन मानव इतिहास का वो महत्वपूर्ण पहलू है जिसका जन्म ही मानवों के जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए हुआ। लगभग सारे ही धर्म अच्छा और नैतिक जीवन जीने के अलग अलग रास्ते बताते हैं। हम कई सारे ऐसे धार्मिक गुरु, प्रॉफिट्स और अवतारों के बारे में वाकिफ हैं जिनके महान विचारों को हमने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर उसको अपने जीवन में लागू करने का काम किया है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ओपिनियन ये भी है कि धर्म का इस्तेमाल कई बार करप्टेड, इन्फ्लुएंशियल और पावर हंग्री लोगों ने अपने फायदे के लिए भी किया, जिससे दुनिया भर में कई सारे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का जन्म हुआ। ऐसी ही एक कहानी है जेरूसलम की, जो दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। वो जेरूसलम शहर की जो जॉर्डन नदी और मेडिटेरेनियन सी के बीच लोकेटेड है। ये शहर पिछले हजारों सालों से दुनिया के 3 मेजर धर्मों और दुनिया की लगभग 55% पॉपुलेशन का होली प्लेस रहा है और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट का फोकल पॉइंट भी। लेकिन जेरूसलम के सदियों पुराने कॉन्फ्लिक्ट का कारण केवल रिलीजियस नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल भी है। हम स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में देखेंगे दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट शहर जेरूसलम का वो इतिहास जो उसे विश्व का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शहर बनाता है। हम जेरूसलम के 3000 सालों की कहानी के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे ये शहर कई सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल वॉर्स का सेंटर बन गया। द रिलीजियस सिग्निफिकेंस। दोस्तों, जेरूसलम के इतिहास से पहले जेरूसलम और यहां पर लोकेटेड सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट टेंपल माउंट या हरमल शरीफ का रिलीजियस सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है। ईस्टर्न जेरूसलम में लोकेटेड ये टेंपल माउंट एक होली कॉम्पाउंड है जिसमें करंटली अल अक्सा मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक और एक होली वॉल लोकेटेड हैं। अल अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक मुस्लिम्स और होली वॉल ज्यूज के लिए इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन कई ज्यूज वॉल के अलावा बाकी के साइट्स पर भी अपना दावा पेश करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। खैर, जेरूसलम दुनिया के 3 मेजर एब्राहमिक रिलीजन्स के लिए एक होली साइट है। एब्राहमिक रिलीजन्स का मतलब है वो धर्म जिनके लिंक्स इब्राहिम से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। इब्राहिम का जिक्र जूज के रिलीजियस बुक हिब्रू बाइबल में, इस्लाम की कुरान में और क्रिश्चियंस के बाइबल में मिलता है। फॉर जुडाइज्म, ज्यूज के लिए यह शहर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिब्रू बाइबल के हिसाब से यहां के माउंट मोराया में ही इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक का सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका गॉड से कांटेक्ट हुआ। इसी माउंट मोराया को ज्यूज होली ऑफ द होलीज बोलते हैं और ये क्लेम करते हैं कि माउंट मोराया टेंपल माउंट कॉम्पाउंड में लोकेटेड डोम ऑफ द रॉक के नीचे है। डोम ऑफ द रॉक फिलहाल एक मुस्लिम होली साइट है। हिब्रू बाइबल में यहां के टेंपल माउंट को फर्स्ट टेंपल बोला जाता है, जिसे किंग सोलोमन ने 950 बीसी में बनवाया था। फॉर क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीसस का क्रूसिफिक्शन इसी शहर में लगभग 30 एडी में हुआ और क्रिश्चियंस में यह मान्यता भी है कि इस शहर में जीसस का रेजरेक्शन भी हुआ। पर आज इनकी वन ऑफ द होलीएस्ट साइट चर्च ऑफ द होली सेपल्कर लोकेटेड है। यह चर्च टेंपल माउंट से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और पहली बार लगभग 335 एडी में बनाया गया था। फॉर इस्लाम की बात करें तो उसमें यह मान्यता है कि जेरूसलम अर्थ में वो लास्ट जगह थी जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने बुराक नाम के एक क्रीचर की हेल्प से ओवरनाइट विजिट किया था और यहां से वो 7th सेंचुरी में जन्नत यानी हेवन की तरफ गए। वो जगह जहां से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत की तरफ गए वो टेंपल माउंट कॉम्पाउंड में लोकेटेड है, जहां डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क हैं। अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद 3rd होलीएस्ट साइट है। दोस्तों, जेरूसलम का पूरा मुद्दा इसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अराउंड लोकेटेड है।
हजारों सालों के डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन के बाद इस टेम्पल माउंट में जो कुछ बचा, उस पर ओनरशिप को लेकर कई सारे विवाद हैं। ज्यूज ये मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक में होली ऑफ द होलीज लोकेटेड है, इसलिए उस पर उनका अधिकार है। वहीं मुस्लिम्स इस डिमांड को रिकॉग्नाइज नहीं करते और वो अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं। जेरूसलम, द ओल्डेस्ट सिटी। तो ये था जेरूसलम के रिलीजियस सिग्निफिकेंस का ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे जेरूसलम के इतिहास की और उन मेजर इवेंट्स की जिन्होंने जेरूसलम को सिर्फ रिलीजियस पैमानों में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पैमानों से भी इंपॉर्टेंट बना दिया। दोस्तों, जेरूसलम को हिब्रू भाषा में यरूशलम और अरबिक में अल-कुद्स के नाम से जाना जाता है और ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में एक है। इस शहर में दुनिया भर की कई सारी डायनेस्टीज ने कब्जा किया, उसे उजाड़ा और फिर से बसाया। जेरूसलम के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस 4th मिलेनियम बीसी यानी 4000 बीसी में एग्जिस्टेंस में आए नोमैडिक सेटलमेंट्स का दावा भी करते हैं। द जूइश स्टोरी। खैर, बिब्लिकल अकाउंट्स की माने तो लगभग 1000 बीसी में किंग डेविड ने जेरूसलम को कैप्चर किया और इसको जूइश किंगडम का पहला कैपिटल बनाया। हिब्रू बाइबल किंग डेविड के ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, जिसमें उन्हें इजरायली ट्राइब्स को यूनाइट करने और इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट द आर्क ऑफ कॉवेनेंट को इजिप्ट से जेरूसलम लाने का क्रेडिट दिया जाता है। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट एक गोल्ड प्लेटेड वुडन चेस्ट या बॉक्स है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि इसमें गॉड के द्वारा मोसेस को दिए गए 2 प्लेट्स हैं जिनमें 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं। इस आर्क को रखने के लिए डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने फर्स्ट टेम्पल बनवाया, जिसे हम टेम्पल माउंट या हरमल शरीफ के नाम से जानते हैं। खैर, टेम्पल माउंट को 586-587 बीसी में बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर II ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इस टेम्पल माउंट को बाद में जूज ने 516 बीसीई में फिर से रीबिल्ड किया और इसे सेकंड टेम्पल बोला गया, लेकिन आर्क ऑफ द कॉवेनेंट यहां से गायब हो गया था। द ग्रीक पेगन रिलीजन। इसके बाद अलेक्जेंडर जब 330 बीसी के आसपास दुनिया को जीतने के सपने लेकर मैसिडोनिया से निकला तो जेरूसलम ग्रीक इन्फ्लुएंस में आया और यहां ग्रीक पेगन रिलीजन का स्प्रेड हुआ। ग्रीक पेगन रिलीजन एक पॉलीथीस्टिक रिलीजन था, यानी कि इसके फॉलोअर्स वन गॉड नहीं बल्कि मल्टीपल गॉड्स के आइडिया में बिलीव करते थे और वो आइडल वर्शिपर्स भी थे। लेकिन जुडाइज्म एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है और उसमें आइडल वर्शिप भी प्रोहिबिटेड है, जिसके चलते जूज और ग्रीक पेगनिज्म के फॉलोअर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जेरूसलम के ऑर्थोडॉक्स जूज ने 167 बीसी में एक आर्म्ड रिबेलियन शुरू किया। यह शायद यहां पर हुआ पहला रिलीजियस रिबेलियन भी था। द रोमन्स एंट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी। 516 बीसी से 70 एडी तक यह सेकंड टेम्पल एग्जिस्टेंस में रहा, लेकिन 70 एडी में जब जेरूसलम रोमन वॉर हुआ तब इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जुडाइज्म में आज भी ये मान्यता है कि यहीं पर थर्ड और फाइनल टेम्पल बनाया जाएगा जब उनके मसाया फिर से धरती पर जन्म लेंगे। खैर, 1st सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक इस एरिया में रोमन एम्पायर के कंट्रोल की वजह से क्रिश्चियनिटी काफी तेजी से फैला और धीरे धीरे यहां का मेन रिलीजन बन गया। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट को यहां पर क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन का क्रेडिट दिया जाता है। कॉन्स्टेंटीन ने यहां लोकेटेड चर्च ऑफ द होली सेपल्कर को भी 336 एडी में कंस्ट्रक्ट करवाया था। जूइश इंटरल्यूड। 610 एडी में सैसेनिड एम्पायर ने थोड़े टाइम के लिए बिजेंटीन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर को मिडिल ईस्ट से खदेड़ दिया, जिसके बाद यहां सदियों बाद जूइश कंट्रोल फिर से एस्टैब्लिश हुआ, जिसे सैसेनिड जूइश कॉमनवेल्थ भी बोला जाता था। लेकिन यह कॉमनवेल्थ कुछ ही सालों तक एग्जिस्ट किया और बिजेंटीन रूलर ने जेरूसलम को फिर से कैप्चर कर लिया। द अरब्स। कुछ ही सालों बाद 637 एडी में अरब्स ने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर शुरू हुआ जेरूसलम में इस्लाम का रोल। दोस्तों, एक रिकॉर्ड के हिसाब से रशीदुन कैलिफ उमर ने यहां के अल-अक्सा मॉस्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जिसको फिनिश बाद में उमैयाद कैलिफ अल-वालिद ने किया।
इसके बाद 691 एडी में टेम्पल माउंट का अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनवाया जाता है, जिसको हम डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। इसको कैलिफ अब्दाल मलिक ने बनवाया था। इस डोम का गोल्डन कलर 1920 में ऐड किया गया था। खैर, इस अरब कंट्रोल के बाद टेम्पल माउंट को नोबल सैंक्चुरी या फिर हरमल शरीफ बोला जाने लगा। द एरा ऑफ क्रूसेड्स। इसके बाद शुरू होता है क्रूसेड्स का दौर, जिसका मतलब है रिलीजियस वॉर्स। ये वॉर्स 1096 एडी से 1291 एडी तक चले, जो मेनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच हुए। क्रूसेड्स 11th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस ने स्टार्ट किए, जिसका पर्पस था मुस्लिम्स के एक्सपेंशन को रोकना, होली लैंड जेरूसलम को कैप्चर करना और पुराने क्रिश्चियन टेरिटरीज को रीस्टैब्लिश करना। 1095 से 1291 एडी तक कई होली वॉर्स हुए, जो सीरिया से लेकर स्पेन और बाल्टिक रीजन तक फैल गए। ये क्रूसेड्स 1291 के बाद भी कई सदियों तक चलते रहे, लेकिन 16th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंटिज्म के जन्म और चर्च की रिड्यूस्ड पावर की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो गए। 1291 में क्रिश्चियंस को सीरिया रीजन से एक्सपेल कर दिया गया और कहते हैं कि 11th सेंचुरी के अंत तक लगभग 2/3 क्रिश्चियन टेरिटरीज मुस्लिम्स ने कैप्चर कर ली, जिसमें पैलेस्टाइन, सीरिया, इजिप्ट और एनाटोलिया इंक्लूडेड थे। क्रिश्चियन क्रूसेड्स को इनिशियली काफी सफलता मिली, लेकिन इस्लामिक स्टेट्स के ग्रोथ से एक बार फिर यह रीजन मुस्लिम कंट्रोल में चला गया। फाइनली 14th सेंचुरी में ऑटोमन टर्क्स का रैपिड राइज हुआ और खुद को एक्सपैंड करते हुए वो बॉल्कन्स तक फैल गए। इन क्रूसेड्स में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और ये ह्यूमन हिस्ट्री के डार्क एजेस में कंसिडर किए जाते हैं। द राइज ऑफ ऑटोमन्स। दोस्तों, 1516 में ऑटोमन एम्पायर जेरूसलम को कैप्चर कर लेता है, जिसके रूलर सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने जेरूसलम में कई सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए, जिसमें वो वॉल्स भी इंक्लूडेड हैं जो आज भी ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम की बाउंड्रीज को डिफाइन करती हैं। ऐसा कहते हैं कि सुलेमान और बाकी के ऑटोमन रूलर्स के अंडर काफी सदियों बाद जेरूसलम में शांति आई, जिसे एज ऑफ रिलीजियस पीस भी कहा जाता है, जहां ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स सबको काफी रिलीजियस फ्रीडम मिली। इसके अलावा ऑटोमन्स के अंडर ये रीजन इकोनॉमिकली भी काफी प्रॉस्परस हुआ और यहां पर कई सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आए, जैसे पोस्टल सिस्टम्स, पेव्ड रोड फ्रॉम जाफा टू जेरूसलम और रेलवेज। द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन्स। मिड 19th सेंचुरी से ऑटोमन्स का डिक्लाइन शुरू हुआ और जेरूसलम में एक बार फिर अराजकता के बादल छा गए, जिनमें हुए चेंजेस ही मॉडर्न डे पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण बने। इसी दौर में यहां फर्स्ट वेव ऑफ जूइश इमिग्रेशन हुआ, जो एंटी सेमिटिज्म और रशिया में हुए 1881 से 1884 के बीच के एंटी जूइश राइट्स का रिजल्ट था। इसकी वजह से ही जायनिज्म मूवमेंट का राइज भी हुआ, जिसने एक जूइश होमलैंड की डिमांड की। ब्रिटिश मैंडेट। वर्ल्ड वॉर 1 में फाइनली ऑटोमन्स का अंत हुआ, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस ने पैलेस्टाइन का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथों में दे दिया। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान यह रीजन काफी अनस्टेबल और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। उसका मेन रीजन था 1922 में लीग ऑफ नेशंस का जूइश होमलैंड को सपोर्ट और उसके बाद स्टार्ट हुए मैसिव जूइश इमिग्रेशंस। 20th सेंचुरी में जब हिटलर ने ऑर्गेनाइज्ड एंटीसेमिटिज्म को प्रमोट कर लाखों ज्यूज को गैस चेम्बर्स में झोंक दिया, तो ये इमिग्रेशंस और जूइश होमलैंड की डिमांड और जोर पकड़ने लगी। 1922 से 1948 के बीच जेरूसलम की पॉपुलेशन 52,000 से 1,65,000 तक बढ़ गई, जिसमें 2/3 ज्यूज और 1/3 अरब्स, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस थे। इसकी वजह से यहां कई सारे राइट्स भी हुए। बाद में कुछ जूइश मिलिशियाज भी बने, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स के जूइश इमिग्रेशन पर बैन से नाराज थे। इन जूइश मिलिशियाज ने ब्रिटिशर्स पर भी अटैक्स किए। क्रिएशन ऑफ इजराइल। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में एक नया टर्न 29 नवंबर 1947 को आया, जब यूएन जनरल असेंबली ने पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान अप्रूव कर दिया,
और पैलेस्टाइन को ज्यूज और अरब्स के बीच डिवाइड कर दिया। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रख दिया गया। पर इजराइल के क्रिएशन के बाद फर्स्ट अरब इजराइल वॉर में वेस्टर्न जेरूसलम इजराइल के कंट्रोल में और ईस्टर्न जेरूसलम जॉर्डन के पास चला गया। और इस वॉर में लगभग 7,60,000 पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक, गाजा और नेबरिंग अरब कंट्रीज में एमिग्रेट कर गए, जो आज भी काफी खराब कंडीशंस में रहते हैं। 1967 में हुए 6 डे वॉर में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया और आज ईस्ट जेरूसलम इजरायली कंट्रोल में है। क्योंकि इसी ईस्ट जेरूसलम में टेम्पल माउंट भी है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए तब से जेरूसलम एक इंटरनेशनल इश्यू बनकर रह गया है और यहां समय समय पर वायलेंट क्लैशेस होते रहते हैं। पैलेस्टीनियंस ये मानते हैं कि जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा ही इल्लीगल है, लेकिन इजराइल इसे अपनी ऑफिशियल कैपिटल बताता है। आपको बता दें कि यूएसए ने 2017 में जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिसके चलते पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस और पैलेस्टाइन सपोर्टर कंट्रीज काफी ज्यादा नाराज हुए। द करंट कॉन्फ्लिक्ट 1967 में ईस्ट जेरूसलम के ऑक्यूपेशन के बाद हुई एक मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि टेम्पल माउंट का रिलीजियस कंट्रोल मुस्लिम्स के पास और ओवरऑल सॉवरेनिटी इजराइल के पास होगी। इस अरेंजमेंट में यह भी डिसाइड हुआ कि टेम्पल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने का राइट सिर्फ मुस्लिम्स को है, जबकि ज्यूज सिर्फ वेस्टर्न वॉल में ही प्रे कर सकते हैं। यह वेस्टर्न वॉल यहां पर इकलौता ज्यूज का रिलीजियस अवशेष है, जो ट्रेडिशनली टेम्पल माउंट के चारों तरफ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि यहां के टेम्पल को पहले बैबिलोनियंस ने और बाद में रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां इस एनक्लोजिंग वॉल का वेस्टर्न पार्ट ही रह गया। इस अरेंजमेंट ने मुस्लिम्स और ज्यूज दोनों के कंजर्वेटिव ग्रुप्स को हर्ट किया और करंट सिचुएशन ये है कि ज्यूज चाहते हैं कि उन्हें टेम्पल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने की परमिशन भी मिले और मुस्लिम्स चाहते हैं कि इजराइल जेरूसलम को ही छोड़ दे। इस स्टैंड ऑफ के चलते आज भी जेरूसलम एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का भी डिटर्मिनेंट है। कंक्लूजन। तो ये था जेरूसलम का हजारों साल पुराना इतिहास, जिसमें हमने ये पाया कि जेरूसलम शहर एक ऐसा क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है जिसके कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर को इंपैक्ट किया। कई सारे एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस यहां राइज हुए और खत्म हो गए, लेकिन टेम्पल माउंट को लेकर झगड़ा आज भी जारी है। जेरूसलम का इतिहास कहां पर जाकर खत्म होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यह शहर दुनिया भर में हो रहे जियोपॉलिटिकल चर्निंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि यहां का रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कब क्या मोड़ लेगा और कैसे ये एक कंक्लूजन पर पहुंचेगा। इसके अलावा इस कंक्लूजन का दुनिया भर में क्या इंपैक्ट होगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट होगा, जिस पर दुनिया के तमाम इतिहासकारों की नजर जरूर होगी। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि यहां के सारे स्टेक होल्डर्स एक कंसेंसस के तहत इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और वर्ल्ड पीस को इंश्योर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे।